नमस्कार, मैं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं मातृभूमि टाइम। नमस्कार, प्रणाम। मैं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं मातृभूमि टाइम्स। आज हम बस्ती जिले के हरैया की बहुचर्चित सीट 307 में मौजूद हैं। हरैया की बात की जाए तो यहाँ पर ब्राह्मण वोटर जीत और हार का फैसला तय करते हैं और दलित वोटर भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2007 और 2012 में देखा जाए तो ये सपा का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन 2017 में प्रचंड मोदी लहर में ये बीजेपी के पास चला गया। 2022 में सारे जातीय समीकरण को साधते हुए सारी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ देखते हैं वापस बीजेपी या सीट बचाने में सफल होगी या समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार त्र्यंबकनाथ पाठक जी। तो आइए जानते हैं वहाँ की क्या समीकरण या क्या क्षेत्र के लोगों की मंशा है, सीधा इन्हीं से। तो पाठक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया पांडे जी। पाठक जी, मैं सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैं अभी आपके क्षेत्र में आ रहा था तो 4.5 साल आप बीजेपी के सरकार में थे, उसके बाद भी आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। ये इसके बारे में आप सबसे पहले बताइए। इसके बारे में तो आप खुद देख चुके हैं, पार्टी में रहते हुए हमारा विकास, हमारा क्या मतलब, हमारे गांव की सड़क नहीं बनी तो क्या हालत होगी पूरे क्षेत्र की। इसे हम 4.5 साल थे, 17 में मदद करके हमको चुनाव जिताए, संघर्ष करके जिताए, सब कुछ किया गया, लेकिन हम लोगों की कहीं नहीं सुने गई। और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे भाई अजय सिंह जी, वो अपना विकास किए हैं, क्षेत्र का कहीं कोई विकास नहीं किया है। सारी सड़कें टूटी हैं। सबसे बड़ी समस्या जानवर की है, जो हम लोगों का फसल, लहराती फसल, रात में लोग टार्च लेकर उसकी रखवाली करते हैं, उसके बाद भी नुकसान हो जाता है। और एक प्रमुख समस्या आपके ही विधानसभा क्षेत्र से आती है। 10 नंबर ठोकर से लेकर अगर कलवारी तक देखा जाए तो कुछ क्षेत्र आपके विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं और ये कटान के प्रमुख बिंदु हैं। तो इस पर अभी विधायक जी एक गांव में गए थे, हमने उनका एक वायरल वीडियो देखा था, उनका विरोध हो रहा था, वो वोट नहीं मांग पा रहे थे। तो इस पर आप विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, ये 10 नंबर ठोकर की बात नहीं है। ये घगुआ पुल से ले लीजिए, माता सरजू का सीना चीर करके विगत इसके पहले भी 15 सालों तक नंबर 2 पर धन बल के मजबूती पर आधार पर सीना चीर करके बालू निकाला गया। और बालू देखिए निकालते हैं, अगर लेबर काम करते हैं तो सीमित मात्रा में निकालेंगे। पुकलेन लगाकर एक मशीन लगाते हैं जो बालू को खींचती है, और उस खींचने से गांव का अस्तित्व खत्म हो गया, गांव कटान के क्षेत्र में आ गए। हमें चाहेंगे, अभी जो विधायक जी की बात कर रहे हैं, ये पट्टा उन्होंने दिलाया, पट्टा उनके ही लोग काम कर रहे थे। उनका जब विरोध हुआ, 15-20 गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो काम बंद हुआ। धरना प्रदर्शन में जाकर शामिल हुए, तो शामिल होने का मतलब क्या है? आप ही खुदवा रहे हैं, आप ही बिचवा रहे हैं, आपके लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार बनती है, निश्चित रूप से गाँव के जो विकास है, जिनका घर बनना है, मकान बनना है, सड़कें बननी है, बालू की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। सही पट्टा होगा जो मानक होगा, जिस अनुपात में पट्टा का एक मानक है कि 2 फुट 3 फुट मिट्टी निकाल करके बालू निकाला जाए, वो लेबर के इससे काम होगा अगर ज़रूरी हुआ। नहीं, हम चाहेंगे कि नदी के बीचों बीच में बहुत सारा बालू का डंप हुआ है, और उसको निकाल करके और लोगों के घर द्वार भी बनेगा और विकास भी होगा। देखा जाए तो आम जनाधार बीजेपी के साथ है, ऐसा लोग कह रहे हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को जिता ले गई थी। इस बार क्या भरोसा है कि हरैया, कप्तानगंज, उधौली, बस्ती सदर सारी सीटों पर आपके प्रत्याशियों को बढ़त मिलेगी? देखो, बढ़त मिलने का कारण है हमारी नीतियाँ, हमारे सिद्धांत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, उनका जो घोषणा पत्र है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो उनका घोषणा पत्र 17 में था, उन्होंने कहा था फसल का हम दुगना करेंगे। फसल जो है कि लागत जो है आपकी दुगनी करेंगे, तो दुगनी कहाँ हुई? डीपी खाद देख लिए महंगा हुआ, सिंचाई महंगी हुई, यूरिया खाद महंगी हुई, खाद 50 किलो की बोरी के जगह पर 5 किलो कम दे रहे हैं, तो घटतौली तो हो रही है। भ्रष्टाचार था, महंगाई थी, सब कुछ तो चरम सीमा पर हुआ। हमारे किसान त्रस्त हैं एकदम से, रखवाली करते करते। महंगाई, आप डीजल का दाम लीजिए, पेट्रोल का दाम लीजिए, सरसों तेल का दाम लीजिए, जो हमारे किसान की, हमारे गरीब जनता की उपयोगी चीज़ें हैं, सब महंगाई हुई। आलू का दाम लीजिए, प्याज का दाम लीजिए, तो सब कुछ महंगाई पर चरम सीमा पर गई। और इनका भ्रष्टाचार
आपने देखा होगा, एक आते हैं हमारा कुशासन, हम शासन चला रहे हैं। आप देखिए गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या हो गई, आदरणीय बाबा जी के ही क्षेत्र में। विवेक तिवारी की हत्या लखनऊ में हुई, क्या दोष था उनका, आप भी जानते हैं। तो यही सब चरम सीमा पर पहुंच गया है, इनका ग्राफ गिरता चला गया। इनके विधायक, इनके सांसद अपना विकास करते चले गए, क्षेत्र का कहीं विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। विकास के मुद्दे को लेकर बात करें, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो अपने प्रमुख 3 मुद्दे क्या हैं जो आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे? देखिए, हरैया का सबसे बड़ा मुद्दा है 100 बेड का महिला अस्पताल अधूरा पड़ा हुआ है, उसको पूरा कराया जाएगा, जिससे लोगों को, गरीबों को राहत मिलेगी, दवा होगी। दूसरा मुद्दा आपने जो बताया कटान क्षेत्र बंधा का है, वो सबसे बड़ा मुद्दा वो भी है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। तीसरा मुद्दा है हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। जो इन्होंने गौशाला बनाया, गौशाले में एक भी गाय नहीं है, एक भी जानवर नहीं है। उसका मेन कारण है कि 1 रुपया किलो भूसा का दाम देते हैं, तो 1 रुपये किलो में कौन भूसा पाएगा और क्या जानवरों को खिलाया जाएगा। हमारी सरकार बनती है, अच्छा गौशाला बनवाएंगे, अच्छी सुविधा देंगे, 12 रुपया किलो हमारी सरकार ने कहा भूसा का दाम देंगे। तो जब प्रधानों के ऊपर, सेक्रेटरी के ऊपर दबाव बना करके कि आप इतने जानवरों को ला करके गौशाला में कीजिए, नहीं आप बर्खास्त कर दिए जाएंगे, तो कहाँ से ला जाकर कर भी देते हैं, तो वहाँ पर मर जा रही, खाने बगैर, पानी बिना मर जा रही हैं। देखा जाए तो हरैया में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, और युवाओं के लिए अभी तक विगत 15 सालों में कोई भी सरकार ने यहाँ पर अच्छे संस्थान नहीं लगवाए, अच्छे कोई औद्योगिक संस्थान भी नहीं लगवाए, मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। वो पढ़ने के लिए दूर दूर जाते हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम अपने विधानसभा हरैया में करेंगे? देखिए, युवाओं को आपने देखा, हमारी सरकार ने पिछली सरकार में एम्बुलेंस दिया था, उसमें ड्राइवर की नियुक्ति हुई, उनको इसी सरकार में बर्खास्त कर दिया गया। हमारे अनुदेशक साथी हैं, हमारे शिक्षा मित्र हैं, ये सब शिक्षा मित्र के लिए हमारे घोषणा पत्र में है, इनको नियमित हम अध्यापक बनाएंगे। तो हमारे घोषणा पत्र में सारी जन कल्याणकारी, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, चाहे समाजवादी पेंशन हो, जो भी हो, हमारे घोषणा पत्र में है। कल आप थे हमारे परशुरामपुर कार्यालय के उद्घाटन में, एक युवाओं का जनसमूह उमड़ा था। 1 रुपया हमने नहीं खर्च किया था उस मीटिंग करने के लिए, लेकिन 90% युवा ही थे वहाँ पर। युवाओं का जनसमूह उमड़ा था। युवाओं को हम रोज़गार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज, सरकारी कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कन्या कॉलेज, इन सब की स्थापना कराएंगे। हम प्रयास करेंगे औद्योगिक क्षेत्र में भी, यदि मुझे सेवा करने का अवसर मिला, हरैया के इस बेटे को अगर सेवा करने का अवसर मिला, तो निश्चित रूप से औद्योगिक संस्थाओं का यहाँ पर हम व्यवस्था करेंगे, स्थापना कराएंगे और लोगों को रोज़गार देंगे, नौजवानों को रोज़गार देंगे। नहीं दे पाते हम नौजवानों को बेरोज़गार लोगों को हम भत्ता भी देते हैं। हमारी सरकार ने कहा है, सरकार बनने पर कहा है, हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें जो अध्यापक, जो वित्त विहीन विद्यालय हैं, उनको भी हम 5000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। हम कन्याधन देने की बात कर रहे हैं, हम स्कूटी देने की बात कर रहे हैं। हम फ्री शिक्षा, केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारे लड़के, हमारे नौजवान जब शिक्षित होंगे, कहीं जाएंगे, उनको अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, टेक्निकल कॉलेज खुलवाएंगे। ये सारी व्यवस्था हमारे मैनिफेस्टो में है, हमारे घोषणा पत्र में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद पढ़े लिखे हैं, वो खुद टेक्निकल हैं, वो व्यवस्था सुधार रहे हैं, साफ़ सुथरी छत बना रहे हैं। उनके ऊपर जो परिवारवाद का चार्ज लगता था, अब की बार इस बार परिवार में एक भी टिकट नहीं दिया। उनकी उनके भाई की औरत टिकट मांग रही थी, नहीं दिए, चली गई। शिवपाल जी के लड़के को टिकट मांग रहे थे, नहीं दिए। राम गोपाल जी अपने लड़के के लिए टिकट मांग रहे थे, नहीं दिए। तो परिवारवाद भी ख़त्म कर रहे हैं और एकदम साफ़ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं। क्षेत्र का विकास, क्षेत्र में खुशहाली आवे, प्रदेश हमारा खुशहाल के रास्ते पर चले, ये हमारी सोच है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है। ऐसा माना जा रहा है कि आपने परिवारवाद पर बात की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को भी टिकट नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टी के वरिष्ठ शीर्ष जो नेतृत्व करता हैं, ओपी राजभर जी ने कहा था कि उनको हम MLC बना देंगे। तो ये परिवारवाद नहीं हुआ? नहीं, ये तो एक एडजस्ट करने की बात है, परिवारवाद नहीं है ये। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लड़के ऊंचाहार विधानसभा से 12 में लड़े, 17 में लड़े। श्री मनोज पांडे जी वहाँ से विधायक बने, 12 में मिनिस्टर थे। उनको कहा गया, उनको संतुष्ट किया जाए, तो परिवार में लोगों को संतुष्ट तो करना ही पड़ेगा।
बिल्कुल करना पड़ेगा। ये परिवारवाद बात की भाषा में नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं परिवारवाद किया। राजनाथ सिंह के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, विभूषण शरण सिंह जी के लड़के गोंडा चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसी परिपाटी पर आपकी भी पार्टी तो चल रही है, समस्त जगह लोगों को मैनेज करने की। अब वहाँ पर आप परिवारवाद का थप्पा लगा रहे हैं, यहाँ पर आप मैनेज करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हमारा लंबा परिवार है, बड़ा परिवार है, ये परिवारवाद नहीं है। ये हमारा पूरा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अकेले नेता हैं जो देख रहे हैं, साफ सुथरी छवि है। और भारतीय जनता पार्टी के तो हजारों नेता, हजारों सांसद, हजारों विधायक एक एक गांव में उनके एक संघ वाले टिके हुए हैं वोट मांगने के लिए। इनके विधायक इनसे साथ साथ गाँव में नहीं जा पा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। प्रमुख सवाल एक है पाठक जी आपसे, कल मैंने देखा आप परशुरामपुर के उद्घाटन में, पार्टी कार्यालय के उद्घाटन में आप भावुक हो गए। नहीं, भावुक वो दर्द हमको था, हमारा दर्द छलका। हमने 17 में विधायक बनाया था, हमने 19 में सांसद बनाया था। हम अपने देवतुल्य जनता के ताकत पर, बल पर, और हम लोगों को एक प्रमुख का टिकट चाहते थे कि हमको प्रमुख बना दीजिए, हम इसी में संतुष्ट रहेंगे। हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, हमको विधानसभा लड़ने की इच्छा नहीं है। ईश्वर हमको नहीं चाहे 3 बार हम चुनाव लड़ने का मौका मिला, मामूली वोटों से हारते गए, तो हमारा दर्द छलका था। उस बात को हमने कहा था, आप सुन भी रहे थे। तो दर्द आदमी के दर्द होता है, तो चाहे खुशी का आंसू मानिए, चाहे गम का आंसू मानिए, निश्चित रूप से हम भावुक हुए थे, सही बात है। इसी चीज़ को लेकर जो आप प्रमुखी की बात कर रहे हैं, विधायक जी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सभी को ये बताया था कि प्रवीण भैया जो आपके बड़े बेटे हैं, उनसे उनकी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कल भी आज आपका टिकट फाइनल है, आज भी आपका टिकट फाइनल है। प्रवीण भैया ने ही बातचीत कर प्रमुखी का टिकट श्रीश जी को दिलाया था। तब आपकी नाराज़गी क्यों? नहीं, ये तो सरासर गलत कहते हैं वो। अगर उन्होंने ऐसा कहा था तो प्रवीण ने जो पोस्ट किया था उसको भी आपने पढ़ा होगा। अगर उन्होंने कहा था हम दाखिल कराएंगे, हम लोग तो तैयार बैठे हैं, चलकर दाखिल कराए, चुनाव हम लड़ लेंगे। हमें उनके सहयोग, सत्ता सरकार की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम 2 बजे रात को, 8 तारीख को नामिनेशन था, 2 बजे रात को इस हमारे दरवाजे पर 8 थाने की पुलिस पहुंची। एसओ ने हमसे कहा पाठक जी ये चुनाव आप छोड़ दीजिए, हमारी मजबूरी है, हमको आदेश है, हमें आपको रोकना है। आप आएंगे, बवाल होगा, मुकदमे कायम होंगे, आप फंसेंगे, आपका नुकसान होगा। वही हमको तय किया गया था। उसी पुलिस प्रशासन ने हमसे कहा था ये चुनाव आप छोड़ दीजिए, हम लोगों की मजबूरी है और भविष्य आपका रहेगा, भविष्य की तैयारी कीजिए। समय के अभाव को देखते हुए मैं एक अंतिम प्रश्न पाठक जी से करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी ये नारा देती है जब तक MY फैक्टर रहेगा तब तक समाजवादी पार्टी रहेगी, लेकिन हरैया 307 की सीट के देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम और Y फैक्टर तो एक अलग बात है ही, लेकिन जीत हार का फैसला ब्राह्मण और दलित वोटर करते हैं। तो आप किसके भरोसे मैदान में हैं? देखिए, हम सर्व समाज के आम जनता, देवतुल्य जनता के भरोसे पर हैं। हमको क्यों, हम ब्राह्मण की राजनीति नहीं करते हैं। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, शादी ब्याह रिश्तेदारियाँ हमारी ब्राह्मण समाज में होंगी। लेकिन सर्व समाज के लोग, आपने कल मंच पर देखा होगा, बाबू धर्मपाल सिंह जी थे, बाबू बंदर सिंह जी थे जो पूर्व प्रमुख हैं, भाई अशोक सिंह जी थे जो हमारे प्रत्याशी के दावेदार थे, प्रमोद कुमार सिंह पप्पू सिंह जी थे जो प्रत्याशी के दावेदार थे। सभी लोग हमारे मंच पर थे, सर्व समाज के लोग थे। आम जनता का सहयोग हमको है, सभी समाज का है, ये सही है। जब 2002 में हम चुनाव लड़े थे तो हम 5 ब्राह्मण प्रत्याशी थे, राजकिशोर सिंह अकेले थे। 2022 में वो 4 हैं, हम अकेले हैं।